व्यवस्था भी हमारे संविधान को कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया के तमाम देशों से हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें ली हैं ताकि हम उन आदर्शों, उन सिद्धांतों पर खरे उतर सके जिन आदर्श, जिस सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए थे। जी हाँ, उस स्वतंत्रता के लिए, उस समानता के लिए, उस एकता के लिए, उस अखंडता के लिए, उस लोकतंत्र के लिए, जिस लोकतंत्र के लिए हमारे देश के उन वीर नौजवान शहीदों ने अपने प्राण का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संविधान। यहाँ दोस्तों संविधान को वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे 100%, 100%। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट चैप्टर की जिसका नाम है संविधान। जी हाँ, संविधान। तो दोस्तों संविधान क्या है? तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि संविधान है क्या। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, आप कह सकते हैं संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। जी हाँ, तो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है और उसी नियम को हम संविधान के नाम से जानते हैं। या आप अगर सिंगल शब्द में अगर हम बात करें तो संविधान क्या है? नियमों का संग्रह है। जी हाँ, नियमों का संग्रह है वो नियम जिसमें एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के अधिकारों को वर्णन किया है, शासन का वर्णन किया है, वोट कौन डाल सकता है, ठीक है, चुनाव कौन लड़ सकता है, शासन व्यवस्था कैसी है, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कौन कौन से कार्य दिए गए, वो सारी चीज़ों का पूरा विवरण, पूरा ब्यौरा हमारे संविधान में होता है। तो संविधान क्या है? तो संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ठीक है, आप तो संविधान की मीनिंग, डेफिनेशन आपको पता चल गया एक्चुअली संविधान है क्या। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि संविधान की हमें क्यों आवश्यकता है। ठीक है, हम जानेंगे संविधान निर्माण का कार्य जो है संविधान सभा द्वारा कैसे संपन्न कराया गया, संविधान सभा कैसे बनी। ठीक है, हम जानेंगे भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, जो उपनियम दिए गए हैं, जो लिखे गए हैं, वो किन किन देशों से और कहाँ कहाँ से लिए गए, वो कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से हमने अपने संविधान को लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो होती है तालमेल बढ़ाना। जी हाँ, संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है तालमेल बढ़ाना। तालमेल किससे? देश में रहने वाले नागरिकों से, देश में उन तमाम संस्थाओं से जो देश के विधि के निर्माण में सहयोग करती हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधान पालिका। तो उनके बीच तालमेल बढ़ाने का काम कौन करता है? हमारा संविधान करता है। संविधान हमें कुछ बुनियादी नियम सुनिश्चित करता है। यानी बुनियादी नियम का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देश में शासन की कौन सी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, चुनाव में कौन वोट डाल सकता है। जैसे भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वो वोट डाल सकता है। तो जो बुनियादी नियम है ये हमें कहाँ से दिए गए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमें ये संविधान से ही प्राप्त हुए हैं। और संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वो नियम देता है जिस नियम का प्रयोग करके उस देश को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना, संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है, कुछ हद तक सीमाएं लगाता है ताकि सरकार नागरिकों के अधिकारों का हनन ना करे। सरकार ऐसा कोई नियम नहीं बनाए जिसके वजह से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो, नागरिक जिसकी वजह से अपना विकास ना कर पाए। तो ऐसे किसी भी नियम को बनाने से रोकने के लिए हमें जो है संविधान जो है नियम तय करता है, सीमाएं लगाता है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, जी हाँ, संविधान का एक और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, महत्व है, वो है जनता की आकांक्षाएं। जनता की आकांक्षाएं क्या होती हैं? जैसे हमारी आकांक्षा है कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमें अच्छा, हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छा विद्यालय, अच्छा कॉलेज हो। ठीक है, हमें संविधान में या से जनता का विकास किया जा सके, सारी चीज़ हमारी आकांक्षाएं
तो इसको पूरा करने का काम भी कौन करता है? हमारा संविधान करता है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान, जी हाँ, संविधान से ही उस देश की पहचान होती है। मसलन अगर हम हमारे देश की बात की जाए तो हमारे संविधान में हमारे देश को लोकतांत्रिक कहा गया है। जी हाँ, हमारे देश में संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया गया है? लागू किया गया है। तो हम अपने देश के संविधान को पढ़ने के बाद ये जान सकते हैं, ये जान पाते हैं कि हमारे देश में कौन सी प्रणाली है, किस प्रकार की प्रणाली है, कौन सी शासन व्यवस्था है, सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, विधान पालिका और कार्यपालिका के बीच जो विवाद है उनको उसका निपटारा कैसे किया जा सकता है, क्या विधान पालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में विवाद है तो उसको निपटारा करने के तरीके कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमें हमारा संविधान देता है दोस्तों। ठीक है, तो स्रोत की बात करें तो हमारे संविधान जो है दुनिया के तमाम देशों से लिए गए हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे इंग्लैंड से हो, आयरलैंड से हो, अफ्रीका से हो, जापान से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, कनाडा से, तो दुनिया के तमाम संविधानों से हमने वो सभी अच्छी चीज़ें अपने संविधान में शामिल की हैं जिसके माध्यम से हम अपने नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। संविधान में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं कि जो हमारी संविधान सभा है, जो हमारा संविधान है, उसका निर्माण कैसे किया गया, उसका चुनाव कैसे किया गया, वो कौन से सारी चीज़ें थी जिसके माध्यम से हम अपने संविधान तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे संविधान की जो पृष्ठभूमि है वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की जो सबसे पहली मांग थी वो रखी गई थी किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जी हाँ, बाल गंगाधर ने 1895 में ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यहाँ से हमारे संविधान की जो मांग शुरू होती है और होते होते है हम अपने संविधान को आज क्या यहाँ देख सकते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार सर्वप्रथम आया था वो 1934 में एक वामपंथी नेता थे M.N. रॉय। जी हाँ, M.N. रॉय द्वारा भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले रखा गया था कि भारत की एक संविधान सभा होगी जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये मांग किसकी थी? M.N. रॉय की। और ये मांग कब रखी गई थी? 1934 में। इसी के साथ वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। जी हाँ, स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और C.R. दास जी ने मिलकर की थी। जी, उसी स्वराज पार्टी ने 1934 में एक प्रस्ताव रखा जिसमें संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रस्ताव को 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग के रूप में एक्सेप्ट किया, यानी 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में भारतीय संविधान सभा की आधिकारिक मांग की, आधिकारिक घोषणा की 1935 में। उसी के बाद अगर हम बात करें तो 1938 में पंडित नेहरू ने भी कहा कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क के मताधिकार के आधार पर होगा। और इसी वयस्क के मताधिकार पर जो संविधान सभा का निर्माण था उसी की मांग को स्वीकार करते हुए 1940 में एक प्रस्ताव लाया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पंडित नेहरू के इस मांग को स्वीकार कर लिया और इसी मांग को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। यानी ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आपके परीक्षा में डेफिनेटली जो है सवाल पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं आपसे। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक मिशन भेजा गया। उस मिशन को हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। और इस मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने। हालांकि 1942 में जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भेजा गया था उस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को किसके द्वारा अस्वीकार किया गया? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसी समय इसी दिन जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर अलग राज्य की मांग भी की गई थी और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 1946 में एक और मिशन आता है, उसका नाम कैबिनेट मिशन था। जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों वो 3 सदस्यीय था। इसमें लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस,
सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। तो इन तीनों के माध्यम से जो है एक प्रस्ताव ब्रिटिश से भारत में आता है और उसी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। जी हाँ, इसी कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा किया गया या किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया, तो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसमें कितने लोग शामिल थे? तो 3 लोग शामिल थे, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे। इसी के साथ संविधान सभा जो आगे चलकर संविधान का निर्माण करने वाली थी, उसके लिए चुनाव किए गए। और चुनाव कितनी सीटों के लिए होता है? तो चुनाव होता है 296 सीटों के लिए और चुनाव कब होता है? जुलाई अगस्त 1946 में। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के लिए प्रथम चुनाव कब होते हैं? तो जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा हेतु जो है चुनाव किया जाता है 296 सीटों में। और इस 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और अन्य द्वारा जो है 15 सीटों पर जीत हासिल की जाती है। तो इस तरह से इसकी जो सबसे बड़ी बात थी दोस्तों कि इस चुनाव में हर एक तबके के लोगों को शामिल किया गया। भले ही जो चुनाव किया गया वो प्रत्यक्ष मतदान के तौर पर नहीं था, लेकिन हर एक तबके के लोग, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, हर एक तबके के लोगों को इस चुनाव में शामिल किया गया और इस तरह से भारतीय संविधान सभा का चुनाव संपन्न होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि हम इस चुनाव में महिलाओं को भी शामिल किया गया, उन्हें भी वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से हमारी जो संविधान सभा है वो सामने आती है, वो संविधान सभा जिसे आगे चलकर संविधान निर्माण का काम सौंपा गया। तो यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान सभा की पहली अध्यक्षता किसने की है। तो हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की कि संविधान सभा की जो पहली अध्यक्षता किसने की है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा संविधान सभा है उसकी पहली अध्यक्षता किसने की। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि 1946 यानी 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत आता है और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में इसको स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ठीक है, भारतीय संविधान सभा जो है एक भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा भारतीय के द्वारा। इस बात को जो है स्वीकार कर लिया गया और इसी 1946 के बाद 9 दिसंबर, जी हाँ 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। जी हाँ, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक, ठीक है। प्रथम बैठक 1946 को होती है और इस बैठक की दोस्तों जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं। हालांकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी थे, टेम्परेरी थे। ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो कैसे अध्यक्ष थे। तो वो हमारे प्रथम बैठक के प्रथम अध्यक्ष भी थे, लेकिन वो अस्थायी थे, टेम्परेरी थे। इसके बाद दोस्तों दूसरी बैठक जो होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को और इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या इन्हें पहले स्थायी अध्यक्ष के नाम से भी जान सकते हैं। इन्हें प्रथम स्थायी अध्यक्ष होने का दर्जा प्राप्त है भारतीय संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसी बीच दोस्तों 13 दिसंबर का समय आता है। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का उद्देशिका, जी हाँ उद्देशिका, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से कि जानते हैं दोस्तों उद्देशिका, ठीक है। तो उद्देशिका को पेश किया गया और उद्देशिका को पेश किसने किया? तो उद्देशिका को पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से, जी हाँ सर्वसम्मति से ध्यान रखिए, सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1946 को 22 जनवरी 1947 को इस उद्देशिका प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी बिना किसी अपोजिशन की, यहाँ पर किसी ने भी इसके खिलाफ वोट नहीं किया। सर्वसम्मति से हमारे जो
उद्देशिका थी, जिसे आप वर्तमान में प्रेम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जो हम बात करते हैं ना अपने उद्देशिका प्रस्तावना, हमारे संविधान की उद्देशिका, उस प्रस्तावना को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया 22 जनवरी 1946 को, माफ किया 1947 को। पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 पेश किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। चलो अगर सवाल पूछे भी ना जाए, लेकिन हमारे संविधान से संबंधित सारी चीज़ें हैं जो एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते ये जानकारी आपको होनी चाहिए, जो आपको बहुत सारे टीचर नहीं बताएंगे। ये बेसिक चीज़ें जो आपको भारतीय नागरिक के साथ साथ एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे दोस्तों संविधान क्या है, हमने बता दिया संविधान क्या है। हम बात करेंगे संविधान की आवश्यकता के बारे में, संविधान का निर्माण, संविधान का स्वरूप, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान के राजनीतिक दर्शन क्या है और संविधान की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों संविधान क्या है, तो हमने आपको बताया संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम और उपनियम दिए होते हैं, जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। या आप एक शब्द में, एक पंक्ति में कहना चाहें तो संविधान क्या है, नियमों का संग्रह है। ठीक है, नियमों की कुंजी है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं संविधान क्या है। तो संविधान जनता के विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है, राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारक है। संविधान सरकार और जनता के बीच संबंधों का विनिमय करता है। सरकार के 3 अंगों, प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना में भी संविधान का ही प्रमुख भूमिका है। यानी विधान पालिका का काम होता है, विधान पालिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका का काम क्या होता है, जो कानून का पालन ना करे उसे दंड देना है। ये सारा काम जो दिया गया है, ये नियम जो बनाए गए हैं, किसने बनाए हैं, ये हमारे संविधान में लिखे गए हैं। इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो हमारा प्यारा भारत का संविधान है। जो हमने अपने देश की संविधान की जो प्रस्तावना ली है दोस्तों, वो ली है दुनिया के सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका से, लेकिन जो शब्द हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। ये बेसिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो दोस्तों जैसे आप सभी को यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है और इन समुदायों में तालमेल बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, संविधान जरूरी, तालमेल बढ़ाने के लिए। तालमेल मीन्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत जो है एक विविधतापूर्ण देश है, यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पे हजारों की संख्या में पंथ, समुदाय, जाति विशेष से संबंधित लोग रहते हैं और सभी की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सभी की अपनी अपनी संस्कृति है, सभी का अपना अपना कल्चर है, सभी का अपना अपना खान पीन है, पहनावा है, बोलचाल है, भाषा है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन इन सभी में सामंजस्य बिठाना ये सिर्फ और सिर्फ संविधान के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है। इसीलिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है और संविधान की आवश्यकता है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। जी हाँ, आपसी विश्वास पैदा करने के लिए। जैसे भारतीय संविधान में हमें मूल अधिकार प्रदान किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, यानी भाग 3 में जो हमारा मूल अधिकार है, भाग 3 में अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और ये हमें एक क्या देते हैं, नियमों का समूह देते हैं, अधिकार देते हैं, जिसमें हम वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अपना विकास कर सकते हैं। इसमें ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना किसी भी प्रकार किसी भेदभाव को शामिल नहीं किया गया है, न जाति के आधार पर, न रंग के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न जात के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न वेशभूषा के आधार पर, न पहनावे के आधार पर, न खान पीन के आधार पर, सभी को एक माना गया है। यही तो है संविधान, यही तो हमारा भारतीय संविधान, यही तो हमारा मूल अधिकार है। इसी के तहत संविधान ये भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। जी हाँ, अंतिम निर्णय कौन लेगा। अगर समाज में हर एक व्यक्ति फैसला लेने लग जाए तो वो समाज नहीं कहलाता है। समाज तब कहलाता है जब अंतिम फैसला कोई एक ऐसा व्यक्ति ले जिस फैसले का आदर पूरा समाज करे। और ये तय कौन करता है कि अंतिम फैसला कौन लेगा, किसके समाज मान्यता देगा, वो तय करता है हमारा संविधान। हम अपने बहुमूल्य वोट को
जो है चुनाव में देते हैं, उसके माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं और वही प्रतिनिधि हमारे लिए अंतिम फैसला लेते हैं और उसी अंतिम फैसला को हमारे द्वारा मान्यता दी जाती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम मानते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही संविधान सरकार जो है निर्माण के नियमों एवं उप नियमों और उसकी शक्तियों और सीमाओं को भी तय करता है हमारा संविधान। और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी क्या है, संविधान बेहद जरूरी है दोस्तों, बेहद जरूरी है। एक किसके लिए, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान बहुत जरूरी है। क्लियर। चलिए कुछ और चीज़ देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था उस समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी, तो उस समय इंग्लैंड में दोस्तों सरकार थी लेबर पार्टी सरकार थी और उसके वायसराय थे लॉर्ड वेवल, यानी उस समय क्या वायसराय थे, लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। कितनी निर्धारित की गई थी, 389। हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिनमें 292 प्रतिनिधि किसके थे, ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर प्रांतों से जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल थे और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के लिए जाने थे दोस्तों। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान सभा के 389 सदस्यों का चुनाव होना था। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए, 10 लाख लोगों पर एक स्थान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कितने लोगों पर एक व्यक्ति को रखा गया था, वो था 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को रखा गया था और वो एक व्यक्ति उन 10 लाख लोगों का क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों जैसे मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ और परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 ही रह पाई। यानी 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन प्रस्ताव पारित किया गया और इस विभाजन प्रस्ताव के बाद जितने भी मुस्लिम लीग के सदस्य अधिकतर लोगों ने इस संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया और कुल सदस्य संख्या हमारी रहेगी 299 और इन 299 सदस्यों में से दोस्तों 284 वो सदस्य हैं जिन्होंने अंतिम रूप से भारतीय संविधान में हस्ताक्षर किए। तो 284 लोगों ने क्या किया था, संविधान सभा में जाकर अंतिम रूप से जब हमारा संविधान लागू किया जा रहा था तो 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर दिन भी दिया गया दोस्तों, विधिवत उद्घाटन कब किया गया, 9 दिसंबर सोमवार था। ठीक है, प्रातः 11 बजे। तो संविधान सभा का उद्घाटन कब किया गया, 9 दिसंबर 1946। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये आपको आनी ही चाहिए कि अगर बाई चांस किसी ने पूछ लिया कि भाई भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ, तो भारतीय संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था वो सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और वही संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। जी हाँ, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी प्रकार से एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जहां संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर गलत देते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं B.N. राव। ध्यान रखिएगा, B.N. राव ये भारतीय संविधान सभा के, इन्हें भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों
13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया गया। उसी के बाद दोस्तों अंततः जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर भी है कि भाई भारतीय संविधान सभा द्वारा हमारे देश संविधान को 26 नवंबर 1949 को तैयार करने के बावजूद भी इसे 26 जनवरी 1950 क्यों लागू किया गया? ये सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, बाकी मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। इस तरह से अगर कई बार सवाल आता है कि जो भारतीय संविधान सभा है वो 26 नवंबर 1949 को इसने हमारे संविधान को बना दिया, यानी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू इसे कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए किया गया कि दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था, और इसी दिन हमने 1930 को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग को भी हमने क्या किया था? एक्सेप्ट किया था, और भारतीय तिरंगा झंडा लाहौर नदी तट पर फहराया गया था। और उसी दिन की ऐतिहासिकता को बरकरार रखने के लिए हमने संविधान 26 नवंबर 1949 को बन जाने के बावजूद भी इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा जाएगा भी दोस्तों। यानी जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस समय हमारे पास कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान जिसे हम कहते हैं, तो दोस्तों मूल संविधान में, जी हाँ मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी और भारतीय संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में ये 417 प्लस कह सकते हैं। ये अनुसूचियाँ दोस्तों 12 हो गई हैं और हमारे संविधान के भाग जो हैं 25 हो गए वर्तमान में। इस तरह से सवाल भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा, इसमें ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और टोटल हमारे संविधान की कितनी बैठकें हुई? 166। भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो भारतीय संविधान की जो बैठकें हुई हैं वो 166 बैठकें हुई हैं, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। क्या लागू कर दिया गया? विधिवत रूप से लागू कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा की प्रकृति कुछ स्वरूप है। तो हमारे संविधान सभा की जो प्रकृति है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली रही है। इसमें सभी समुदायों की भागीदारी रही है। प्रतिनिधि परक हमारी संविधान सभा थी और विचार विमर्श एवं सहमति पूर्वक निर्णयों पर बल दिया गया। जी हाँ, विचार विमर्श पूर्वक सहमति पूर्वक जो है इस सभी चीज़ों पर बल दिया गया था। हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या रहे हैं? संविधान सभा के लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। जी हाँ, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है और अधिकतर नियम और उपनियम हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ले लिए हैं। इसके अलावा 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट्स में 10 मूल मानवाधिकारों को भी हमने इसमें शामिल किया है और दुनिया के तमाम देशों से भी हमने इसमें कुछ न कुछ शामिल किया है। जैसे अगर ब्रिटिश संविधान की बात करें तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश से लिया है, यानी ब्रिटिश के संविधान से, जिसे हम फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते। जी हाँ, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कानून के शासन के विचार हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और कानून निर्माण की विधि भी हमने ब्रिटेन से ली है दोस्तों। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। तो ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो अमेरिकी संविधान से अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की सूची, जी हाँ, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, दुनिया में सबसे पहले मूल अधिकार अमेरिका संविधान में लागू किया गया था और दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे अच्छा हमारा संविधान भारत का है। संविधान की प्रस्तावना भी हमने अमेरिका से ली, जिसका शब्द अगर हम बात करें वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर, लेकिन प्रस्तावना हम भारत को जो है प्रस्तावना हमने अमेरिका से लिया है।
न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति भी हमने अमेरिका से ली है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति के पद हमने अमेरिका से ही लिया है। इसके अलावा दोस्तों आयरलैंड से क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया है। इसी प्रकार से रूस के संविधान से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हमने रूस के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से दोस्तों हमने अवशिष्ट शक्तियाँ लिया है, संघवाद लिया है। इसी प्रकार से जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तमाम देशों के संविधानों से हमने कुछ ना कुछ जरूर लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने उन देशों के संविधानों से बस सारी चीज़ें कॉपी कर, नहीं, हमने तमाम देशों के संविधानों को पढ़ा, सोचा, समझा, उस पर चर्चा हुई, उसके बाद जाकर हमने उनमें से कुछ अच्छी चीज़ों को अपने संविधान में लिया और हमारे शासन व्यवस्था के अनुरूप उसको अपने संविधान में शामिल किया। डिक्टो कॉपी नहीं की है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, और दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्पगुच्छ यानी जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के लिए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल हैं, यानी फूलों का गुलदस्ता भी हमारे संविधान को कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया के तमाम देशों से हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें ली हैं, ताकि हम उन आदर्शों, उन सिद्धांतों पर खरे उतर सके, जिन आदर्श, जिस सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए थे। जी हाँ, उस स्वतंत्रता के लिए, उस समानता के लिए, उस एकता के लिए, उस अखंडता के लिए, उस लोकतंत्र के लिए, जिस लोकतंत्र के लिए हमारे देश के उन वीर नौजवान शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस पार्ट को